प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आज की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2025 में एग्जाम होने वाली है, उसके लिए बिहार बोर्ड की सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कहीं नहीं पढ़ाई कर रहे हो। और आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब 50% सब्जेक्टिव का ही भूमिका है, और यदि स्टेट रैंक या डिस्ट्रिक्ट रैंक या बढ़िया रिजल्ट आप लाना चाहते हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने होंगे। यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपकी फोकस नहीं है, सब कुछ किया कराया बेकार हो जाएगा। तो परेशान मत होइए, क्योंकि हमारी ये पहल है कि आपको मैंने बताई है कि भाई साहब मैं सुबह आऊँगा, 25 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जिसमें 5-5 करके सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। यानी कि मैथ के भी क्वेश्चन, साइंस के भी क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन, संस्कृत के भी क्वेश्चन, साइंस के भी क्वेश्चन, सोशल साइंस के सबके क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने वाले हैं। तो स्टार्ट कर दे, एक बार थम्स अप कर दो फटाफट से, और मुझे बता दो कि हाँ सर हम लोग डेली आएंगे और आप पढ़ाइए, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमें चाहिए। यदि आप उपस्थित हो गए तो हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, अपने बच्चों के साथ रहने वाले हैं। सही है मेरे दोस्त? चल आइए, तो एक बार गेस करके बताओ कि सर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का होगा? एक बार प्यारे बच्चों देखो, लाइक किया करो और कमेंट किया करो कि हम आपकी क्लास कैसी लगती है, क्योंकि जब आप बताओगे मुझे तभी तो पता चलेगा ना, फिर मैं और भी अच्छा कर पाऊंगा, मैं मोटिवेट हो पाऊंगा। ठीक है मेरे दोस्त? तो एक बार शेयर करना। और देखो सबसे खूबसूरत सा सबसे पहला क्वेश्चन किसका आ गया? भाई मेरे साइंस का। ठीक है, तो एक बार लाइक करना मेरे दोस्त, लाइक करना और लाइक करके शेयर करना। आप लोग अपना अपना अटेंडेंस लगा दो कि हाँ गुरुजी हम लोग आ चुके हैं। आप तो स्टार्ट करिए ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी जानते हो। इसमें हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मेरे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम होते हैं? देखो मेरे भाई, प्रकाश का परिवर्तन क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखो, प्रकाश का परिवर्तन कहने का मतलब क्या कि जब भी प्रकाश की किरण या कोई भी प्रकाश जब किसी चिकनी सतह पे या फिर पॉलिश की हुई सतह पे जब पड़ती है और परिवर्तन होने के बाद वो क्या हो जाती है? लौटती है। लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लो कि ये आपका चिकनी सतह है। आपको पता ना, बचपन में आप खेले हो, क्या खेले हो मेरे भाई, याद है? वो शीशा वाला किसी के चेहरे पे चमकाते थे, है ना, बड़ा मजा आता था। वही चीजें यहाँ पे पढ़नी है। देखो ये चिकनी सतह हो गया, मान लो ये दर्पण है, इस पे क्या है ना, प्रकाश पड़ रही है। पढ़ने वाली को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। ध्यान से देना, ये यहाँ पे पड़ी और पढ़ने के बाद से ये टकरा करके वापस हो जाती है। वापस होने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखो, जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर पड़ता है तो वह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित हो जाता है। ये क्या करता है? जैसे पड़ता है वैसे टकरा करके सुनिश्चित दिशा में विस्तारित होता है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित दिशा में बदलने की परिघटना को ही प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पे पड़ती है, पड़ने के बाद वो टकरा करके वापस आती, वापस होने की घटना को ही मेरे दोस्त क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। अब देखो, पूछा जाता है एग्जाम में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में भी कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। नीचे कमेंट में क्या करोगे मेरे भाई? कहोगे सर 2 नियम होते हैं। कमेंट जरूर करना, नोट इसे जरूर करना ना, इसका PDF में दे दूंगा मेरे भाई। और आज शाम 7 बजे, याद हो, शाम 7 बजे सर तहलका मचेगी। एक बार फिर से मेरे भाई आज तहलका मचेगी। तो आज शाम 7 बजे जरूर जुड़ना। कौन कौन जुड़ रहा है एक बार मुझे बताना। शाम 7 बजे हम आ रहे हैं खूबसूरत तरीके से। आपकी PDF नहीं मिली थी, आप परेशान हैं, अभी भी नहीं मिली, आप परेशान हैं, नहीं मिली है ना, मिल जाएगी मेरे दोस्त। सारी प्लानिंग कर ली है, आप एक क्लिक दबाओगे आपकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि ये क्लास देख रहा हो, इसके देखने के बाद से हर एक वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा मेरे दोस्त। यदि कुछ घंटे लग सकते हैं भले ही आपको देने में, क्योंकि उसको थोड़ा सा हम चाहते हैं अपलोड कर दे ताकि आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, और डाउनलोड करके फ़ोन में रख लो, ऐसा ना हो कि डिलीट हो जाए। तो वो हम सोच रहे हैं, इसलिए थोड़ा मुझे समय लगा फर्स्ट क्लास में। तो फर्स्ट क्लास का भी मिल जाएगा, सेकंड क्लास का जो भी क्लास चलेगा सबका मिल जाएगा मेरे दोस्त, आप परेशान मत होना। अब देखो, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो होता है वो तीनों एक ही तल में होता है। मान लो यहाँ पे मैं एक लंब डाल रहा हूँ और ये आपतन बिंदु है। अब देखो यहाँ ध्यान से समझना, ये क्या चीज़ है। देखो, ये आपका दर्पण हो गया, ये आपका आने वाली किरण हो गया आपका आपतित किरण। क्या होती है मतलब? आपतित किरण कहोगे। ठीक है, जो जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ये बात आप ध्यान करके रखना। ये जो होती है मेरे दोस्त वो आपका दर्पण मान लो। ठीक है, आपका ये दर्पण हो जाएगी। ठीक है, चलो उसके बाद से ये जो होता है ये अभिलंब होती है। ठीक है, अभिलंब होती है। इस बात को याद करना, जब भी बनाना ना तो इस चित्र को जरूर बनाना। मैं इसलिए इस चित्र को बना रहा हूँ और समझा रहा हूँ,
और ये जो होता है ना बिंदु, ये आपतन बिंदु होता है। क्या होता है? आपतन। मेरे बच्चे तो आप लोग जानते होंगे ये आपतन बिंदु होंगे, ये याद करना। मनीष सर आपको बताएंगे सारी चीजें, ठीक है। मैं तो आपको सिर्फ लेके आ रहा हूँ कि हाँ क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसे देख लो, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, हर हाल में पूछा जाएगा मेरे दोस्त, ये याद रखा। दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि जो इनके बीच में जो कोण बनता है, ठीक है, यहाँ पे इसे कोण आई कहते हैं और यहाँ पे कोण जो बनता है उसे कोण आर कहते हैं मेरे दोस्त। तो कोण आई जो होता है वो मेरे दोस्त कोण आर के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर जो हो जाएगा वो कोण आर हो जाएगा। ये सारी बातें को लिखना जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। और ये सारी चीजें आएगा जो 5 नंबर का आएगा मेरे दोस्त, याद रखना, यदि पूरी चीजें लिखने को आ गई तो, नहीं तो 2 नंबर में तो पूछा ही जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को समझते एक बार लाइक करके शेयर करना मेरे भाई। देखो कितनी टॉप क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर के लिए, क्या उत्तल अवतल में अंतर आपको याद है? जल्दी बताओ। नहीं याद है तो भी बताओ कि हाँ मुझे याद नहीं है, और याद है तो बताओ कि सर मुझे याद थी। चलो सबसे पहले जानेंगे कि अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण में अंतर जानेंगे। देखो इस साइड अवतल दर्पण की होगी, इस साइड आपके उत्तल दर्पण की होगी। अब देखो मैं मेरे दोस्त मैं पता करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं बात करता हूँ अवतल दर्पण में, तो परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धसा होता है। कहाँ होता है मेरे दोस्त? अंदर धसा होता है। अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करता तो उत्तल का मतलब उठल, है ना, ऐसे याद कर लो, उत्तल का मतलब उठल, यानी कि इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला सतह जो है वो बाहर की ओर उभरा होता है, यानी कि उठा हुआ, बाहर की ओर उठा हुआ था, उत्तल माने उठल, है ना, ऐसे याद कर लो। चलो मेरे भाई आगे देखो, इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनती है। किस में मेरे भाई? तो आप कहना सर अवतल में, है ना। उत्तल में बात करते हैं तो सिर्फ इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, इसमें आभासी होता है, किसमें? उत्तल दर्पण में। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई कि अवतल दर्पण में, इसमें उल्टा तथा सीधा प्रतिबिंब दोनों बनते हैं, लेकिन मेरे भाई जो उत्तल दर्पण होते हैं इसमें केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है मेरे भाई। चलो अगला जो है, इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार या तीनों प्रकार का बनता है, लेकिन मेरे भाई उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है ना कहाँ किया जाता है? हेडलाइट में किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किया जाता है, लेकिन उत्तल दर्पण को गाड़ियों के साइड मिरर में किया जाता है। देखना साइड मिरर में होगा, आपके बाइक में होगा, बाइक चलाने में मजा आता है ना, तो उसके साइड में जो दर्पण लगे उत्तल होगा, है ना। उत्तल का पहचान क्या भाई? जब उसमें चेहरा लगे तो देखना छोटा दिखेगा, है ना, दूर की वस्तु दिखती है। और बहुत सारे हम ऐसे ऐसे गाड़ियां देख रहे हैं, गाड़ियां क्या ये थोड़ा ई रिक्शा वगैरह आ गया ना उसमें, या कई सारे ऐसे बाइक है जो जाते हैं किसी दुकान से वो लगा लेते हैं, दर्पण लगा लेते हैं बाइक वगैरह में, तो वो क्या है ना बड़ा बड़ा फेस दिखने लगता है ना, तो वो नहीं करना चाहिए, वो गलत चीज़ है, ठीक है, वो नहीं लगवाना चाहिए, ठीक है, वो गलत है। अगर कहीं देख रहे हो आप लोग तो उसे बता देना, ठीक है मेरे दोस्त। यस, तो इसे समझो। अगला देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, मेरे सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिलेगा इसमें, सारे सब्जेक्ट हो। पहले तो हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, फिर है इसके बाद नीचे कमेंट करके बताओगे क्या पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद, ठीक है। चलो वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में मेरे दोस्त अंतर क्या है मेरे भाई? वास्तविक और आभासी में अंतर, यदि वास्तविक और आभासी में अंतर में बात करता हूं तो सबसे पहले मेरे भाई मैं बात करूंगा वास्तविक प्रतिबिंब की, और यहाँ मैं बात करूंगा आभासी प्रतिबिंब की। ऐसे ही आप लोग क्या करना, लिख लेना, और इस बीच में ये इस तरीके से आप डंडी खींच देना, ठीक है, और दोनों तरफ लिख देना, बड़ा बेस्ट होता है, नंबर आपकी एक भी नहीं कटी जाएगी इस तरीके से बनाते हो तो। देखो लिखना कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इस मेरे दोस्त याद करके रखना। दूसरा होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव जो होता है कैसा होता है मेरे भाई? उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब मेरे दोस्त क्या होता है? सदैव सीधा होता है। कैसा होता है मेरे दोस्त? सीधा होता है। अगला कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? दर्पण के जो है ना आगे बनता है, आगे, इस बात को याद रखना। अगला कि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, आभासी जो है ना क्या होता है? वो दर्पण के पीछे बनता है। तो इस प्रकार से कम से, अब देखो कई बार सब बच्चों का सवाल आता है, सर इस तरीके से कितने हम अंतर लिख सकते हैं? मेरे भाई जल्दी बताना कमेंट करके, क्या आपको पता नहीं पता? मैं बताता हूँ। देखो मेरे भाई कम से कम 3 अंतर जरूर लिखना है मेरे भाई। कम से कम कितने अंतर? 3, और ज्यादा से ज्यादा 5 और 3 के बीच में आपकी होनी चाहिए, बहुत परफेक्ट मानी जाती है। 3 से तो अगर बहुत कम याद है तो कम से कम तो 3 लिखनी चाहिए, ज्यादा याद है तो 5 तो जरूर लिख दिया करो, ठीक है, अगर याद है तो 5 लिखा करो मेरे भाई। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, देखो जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे प्यारे के प्यारे 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 क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन आएगा मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो मेरे भाई? लेंस की क्षमता से अब देखो मेरे भाई, आप कहना कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या फिर अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस की क्षमता डायप्टर में मापी जाती है। एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है।
आप चाहे तो इतना भी आंसर लिख सकते हो कि एक डायप्टर उस लेंसर की क्षमता। अब देखो, अब कई बार होता है भाई सब डायप्टर पूछता है कि डायप्टर क्या है, तो आप लिख सकते हो एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। तो लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है भाई मेरे, डायप्टर होता है। बहुत ही सुंदर सा मेरे दोस्त ये आपका क्वेश्चन है और इसको हर हाल में याद करके रखना है मेरे भाई। इस सब्जेक्ट की 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य में, देखो पश्च दृश्य का मतलब क्या होता है, वही साइड मिरर वाली बातें है ना, के रूप में वरीयता क्यों देती है। वरीयता का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है, यानी कि उसमें उपयोग क्यों किया जाता है, ये दोस्त बताना है। तो देखो ध्यान देना ना, उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में यानी कि साइड मिरर के रूप में इसलिए वरीयता दिया जाता है, यानी कि इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। ये बाहर की ओर मेरे दोस्त जब वक्रित होते हैं तो इसका दृष्टि विस्तार जो बहुत अच्छा होता है, बहुत अधिक होता है, जिसमें कि दूर की वस्तु भी हमें अच्छे से दिखाई देती है, समझ में आती है, ठीक है, इसलिए इसका उपयोग होता है। तो मेरे भाई साइंस का क्वेश्चन कैसे लगा मेरे वो नीचे कमेंट कर जरूर मुझे बताना कि साइंस का आज का क्वेश्चन जो है ना कैसा रहा, ठीक है। जो भी है ये साइंस का क्वेश्चन जो है विज्ञान का, ठीक है, ये विज्ञान में किसका है भाई, भौतिक विज्ञान का है। क्या कहोगे मेरे भाई, कहोगे आप सर भौतिक विज्ञान का, तो भौतिक विज्ञान का यानी कि फिजिक्स का क्वेश्चन आपको लेकर के आए हम, कैसा रहा। और दूसरी, ये रात को आपको शाम को क्लास देखे थे रात में कल, है ना, कितनी अच्छी क्लासें हुई थी भाई साहब क्रैश कोर्स की। और एक बार बताना यार, क्रैश कोर्स हम ला करके क्या अच्छा किया आपके लिए, बताओ मेरे बच्चे फटाफट से बताना सर क्रैश कोर्स ला करके हमने अच्छा किया है या नहीं किया है। एक बार मेरे बच्चों बताना फटाफट से, क्योंकि जब आप बताते हो तो मुझे बड़ी मजा आती है, बहुत अच्छा लगता है, मैं मोटिवेट होता हूँ। मेरे भाई आ गया गणित का क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर सा गणित का क्वेश्चन है, लेकिन मैं गणित का क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मेरे भाई, मैं गणित का क्वेश्चन अभी नहीं बताऊंगा लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। मैं सबसे पहले मेरे भाई पढ़ता हूँ यहाँ पे सोशल साइंस के क्वेश्चन, बोलो मेरे भाई सही रहेगा, सोशल साइंस का पहले मैं पढ़ूंगा भाई मेरे सोशल साइंस का क्वेश्चन। अब कहोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा कुछ नहीं भाई मेरे, क्योंकि इसकी रिवीजन करने का टाइमिंग हम लोग को अंतिम में देंगे, ठीक है। अभी आपका दिमाग एकदम फ्रेश है, टनाटन है, मस्त है, तो अभी हम लोग पढ़ले रटने वाली समझने वाली बातें याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग मैथ बनाएंगे। बताओ मैथ बनाएंगे नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे मेरे भाई, तो अंतिम बनाएंगे, बहुत ही खूबसूरत। साइंस का क्वेश्चन कैसा लगा ये बताना। अब पढ़ते हैं मेरे अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा बच्चों। देखो सुबह में नोटिफिकेशन नहीं जाता यूट्यूब का मेरा, तो आप लोग प्लीज शेयर कर दिया करो, दबा के शेयर कर दिया करो यार। देखो ऐसा नहीं कि बच्चे जो है ना, बच्चों को पता होगा तब ना, बच्चे को पता नहीं होती है, तो आप लोग शेयर कर दिया करो मेरे दोस्त, बहुत ही सुंदर तरीके से। देखो मेरे भाई अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत किस विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कि कृषि, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार इत्यादि। दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय कर सके। अब देखो मेरे भाई अर्थव्यवस्था का मतलब वही होता है कि एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा ढांचा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं आती है ना मेरे दोस्त। अब देखो विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जैसे कि कृषि हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, ये सारे के सारे, ठीक है। तो अगर अर्थव्यवस्था आएगा मेरे भाई तो बता दोगे यस। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है मेरे दोस्त, याद करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना बड़ा जरूरी है मेरे भाई, बहुत जरूरी है। आपसे रिक्वेस्ट करना है मेरे भाई, जरूर पढ़ो इसे, ठीक है। मजा आ रही है एक बार बताना मेरे भाई। देखो अगला क्वेश्चन कितना प्यारा सा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहा है कि मेरे भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है। अब देखो अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई की मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो ध्यान से समझना, मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। अब देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है वो हमारा कहाँ है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, क्योंकि इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो होता है, जो उत्पादन का साधन उसका जो स्वामित्व होता है वो सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास भी होता है। यहाँ पे देखो उत्पादन का जो साधन है वो सरकार के भी पास है और निजी व्यक्तियों के पास भी है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी के बीच का रास्ता होता है। ये जो अर्थव्यवस्था है वो किसके किसके बीच का होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच का रास्ता होता है। मेरे भाई आएगा आपके एग्जाम में तो क्या करोगे, छोड़ के चले जाओगे, कहोगे कि मंटू सर गलती पढ़ा दिए हैं या फिर पढ़ाए ही नहीं है, क्या कहोगे, कहोगे पढ़ाए, हाँ आप कहना सर पढ़ाए हैं। क्वेश्चन मेरे भाई जब एग्जाम में बैठोगे ना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा कहोगे अरे भाई मैं तो पढ़ा ही नहीं। भाई तुम देखो पढ़ो, बहुत ही सुंदर से मेरे भाई, बहुत ही सुंदर से टेरो।
कह रहा है यार कि सतत विकास क्या है। देखो देखो कितनी सुंदर सुंदर क्वेश्चन आ रही है, और यदि तुम बुक उठा के देखे होगे तो तुम्हें लग गया होगा कि मंटू सर जो लेके आए हुए ना भाई साहब वाकई में तगड़ी वाली बातें हैं, है ना। तो तगड़ी वाली क्वेश्चन आ रही है भाई साहब, हर चीज जब देखोगे ना इतनी मजा आएंगी, इतनी मजा आएंगी, दिल खुश हो जाएगा। देखो सुबह सुबह आओ, कान में ईयरफोन लगाओ, चुपचाप मंटू सर की बातें आकर के सुन लो, मम्मी से फोन लो, मम्मी मम्मी मुझे फोन चाहिए, मुझे फोन चाहिए। किस लिए? मम्मी पूछेगी किस लिए चाहिए, कहोगे मंटू सर आने वाले हैं, उन्होंने बोला है कि 25 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट का 5-5 क्वेश्चन, उसे हमें पढ़ लेना है, उसे हमें देख लेना है और उसे याद कर लेना है, इसलिए लेना है। ठीक है मेरे बच्चे, बहुत ही सुंदर। चलो देखो सतत विकास क्या है मेरे भाई। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास जो कि जारी रह सके, टिकाऊ बना रहे। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखकर रखा जाता है। जैसे कि वुडलैंड आयोग ने के सतत विकास के बारे में बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए पूरी की जा सकती है। अब देखो मेरे भाई, अगर मैं बात करता हूँ सतत विकास की, तो सतत विकास जो होता है वह इस समय जो हम लोग को कर रहा है उसके साथ साथ ये ऐसी चीजें के निर्माण करने की कोशिश किया जाता है, इसमें टिकाऊ होती है जिससे भावी आने वाली पीढ़ी के लिए भी इससे फायदा हो सके। ये हमारा सतत विकास के अंतर्गत आती है। यदि सतत विकास में आएगा तो आप जरूर लिखना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक नियोजन क्या है मेरे भाई। आर्थिक नियोजन क्या है? यदि आर्थिक नियोजन की बारे में बात आती है तो क्या लिखोगे? लिखना कि आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना है। आर्थिक नियोजन को योजना आयोग ने इस प्रकार परिभाषित किया है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्य में भी प्रयोग करना होता है। मेरे भाई बहुत ही सुंदर है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन के बारे में अवश्य पढ़ लेना, काफी सुंदर सी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में टकराएंगी, जो आपके एग्जाम में आएंगी, ये ध्यान देना। अब पढ़ने वाला समय है मेरे दोस्त। यदि आज बैठे रह गए समझो कि सब कुछ बैठा रह जाएगा मेरे दोस्त, सब कुछ बैठा रह जाएगा मेरे भाई। अगला देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया है, कह रहा कि मानव विकास रिपोर्ट। मेरे भाई मानव विकास रिपोर्ट क्या है मेरे भाई? मानव विकास रिपोर्ट की यदि हम बात करते हैं तो क्या है ये? तो देखो मानव विकास रिपोर्ट यानी कि HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनका स्वास्थ्य स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय सम्मिलित किया जाता है। देखो इसे कहते हैं मानव विकास रिपोर्ट। कितनी सुंदर सी रिपोर्ट है ये, है ना। इसे समझना जानना बहुत जरूरी है। जितने क्वेश्चन आएंगे मेरे दोस्त, ये कितने मार्क्स के आएंगे मेरे भाई? 2 मार्क्स के आएंगे। देखो पहले 3 मार्क्स के क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन जब से डबल क्वेश्चन आना शुरू हुआ, जब से पैटर्न में चेंज हुआ, तब से मेरे भाई 2-2 अंक का क्वेश्चन आता है और 5 अंक का क्वेश्चन आता है। सोशल साइंस में मेरे भाई 4-4 अंक का भी क्वेश्चन आता है। मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जरूर देखना मेरे भाई, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला बात करेंगे किसकी? हिंदी की। हिंदी के क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई। अब तक मैथ्स पढ़ेंगे भाई, मेरे मैथ्स पढ़ेंगे, परेशान मत हो कि मंटू सर मैथ मैथ मैथ। मंटू सर मैथ लेके आएंगे, लेकिन कब आएंगे? पहले इन चीजों को पढ़ना जरूरी है ना। वो तो लिखने वाली, अभी तो सुबह सुबह उठे हो तुम लोग, क्यों लिखवाएं अभी हम, है ना। चलो पहले समझ लेते हैं, ठीक है मेरे भाई, ध्यान दो। देखो रंगपा कौन था? मंगमा से क्या चाहता था भाई? देखो रंगपा बड़ा क्या बात है भाई, खुश मिजाज व्यक्ति था, है ना। देखो रंगपा गांव के लंपट और जुआड़ी था। अभी किसकी बात की जा रही है? मैं पूछूं कि रंगपा की कहानी किसकी बात की जा रही है? आप कहना सर हिंदी जो वर्णिका है, क्या कहोगे मेरे भाई? हिंदी जो वर्णिका है ना मेरे भाई, हिंदी वर्णिका है उसका है ये। आज शाम 7 बजे याद है ना, याद रहे भाई, शाम 7 बजे जरूर जुड़ना मेरे भाई। मैं आ रहा हूँ, मैं जब आता हूँ ना धमाल धमाल नचने चाहिए, है ना, क्योंकि आपके लिए तगड़ी तगड़ी लेके आते हैं। इसके ये पहले चैप्टर कौन है? मंगमा। मंगमा जो है ना, मंगमा चैप्टर उसका है। मंगमा चैप्टर का ये है। अब मंगमा चैप्टर जो है ना उसको जरूर पढ़ना, बड़ा मजा आएगा, है ना। मंगमा के मैं पूछूं कि बहू का क्या नाम था? बहू, इसकी बहू कौन थी? तो कहना नंजमा नाम थी, ठीक है, नंजमा नाम थी मेरे दोस्त। क्या नाम था? नंजमा। यदि मैं बात करूं इसके पति जो है
वो किसके साथ रहा करते थे? देखो पहले तो सब लोग एक साथ रहते थे, झगड़ा हो गया ना भाई, पता है ना उसमें क्या चीज़ होती है, सास बहू में झगड़ा जो होती है ना वो आसपास होती है, वही सारी चीज़ें घटनाएं देखने को बड़ा मज़ा आएगा, है ना। उसके बाद बहू आकर के कहती है भाई साहब मेरा पति है ना, मेरा पति है, मेरा होना चाहिए, मेरा ही है। वो कौन कहती है? बहू कहती है, और नंजमा कहती है ना। ये घटनाएं माँ जी सारी घटनाएं किसके जा करके बताती है? तो माँ जी को बताती है। मेरे दोस्त याद रखना, माँ जी थी और माँ जी को सारी घटनाएं बताया करती थी। बड़ा प्यारा सा कहानी है मेरे दोस्त, पढ़ना जरूर, ठीक है। चलो, तो रंगप्पा उसी गांव का था जो कि लंपट था, जुआरी हुआ, जुआ हुआ खेला करता था, जुआरी व्यक्ति था, है ना। वो मंगमा से धन चाहता था, वो मंगमा से चाहता था कि मैं इसे धन ले लूं, क्योंकि उसको पता था कि इसके बेटी बहू जो है ना इसे अलग कर दिए हुए हैं, है ना। उसके मौके का फायदा उठाना चाहता था, ठीक है। इतना ही नहीं, वो मंगमा के साथ अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। मतलब हो गया भाई साहब, इज्जत लूटने का मतलब कि उसका हाथ पकड़ लिया था जोरों से आकर के मंगमा का। तो मंगमा इस पे भाई साहब बोल पड़ी कि ओरे रंग पे, तो मेरे घर वाले हो क्या कि मेरे हाथ पकड़ रहे हो, बड़ा हक से मेरे हाथ पकड़ रहे हो। भाई साहब कहने का मतलब क्या है, मान लो कि किसी के भी पति है, उसी का अधिकार है ना अपने बीवी को हाथ पकड़ लेने का, है ना। अब किसी का भी हाथ कोई तो पकड़ नहीं सकता है। तो ये चीज़ें जब चली, जब मंगमा, मैं कहानी बता देता हूँ थोड़ी सी। मंगमा जो थे वो दही बेचा करती थी बारी से। बारी का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? बारी का अर्थ होता है कि वहाँ पे एक नियम है जिसमें दही रोज दे दो और महिवारी के रूप में, यानी कि एक महीने पे पैसा लेके जाओ, उसे बारी कहते हैं, है ना। बारी के रूप में कुछ मत समझ लेना आप लोग, सही है। बारी का मतलब ये है। तो डेली दही बेचा करते थे। जब इसे पता चला, रंगप्पा का होता है ना, गांव में बहुत सारे होते हैं लंपट जुआरी तुआरी किस्म का व्यक्ति, वैसा ही था वो, जुआ खेलता। जब पता चला भाई साहब रंगप्पा, एक तो भाई साहब इसके पति नहीं है, दूसरी जी अकेली है, बेटे और बहू छोड़ दिए, इसके पास पैसा भी है, ठीक है। तो उसको क्या किया, जब रास्ते में आ रहा था उसे पकड़ लिया, पकड़ करके उसके हाथ पकड़ ली, ठीक है, पकड़ लिया और उसे गलत संबंध बनाने की भी कोशिश करने की चाह रहा था। तो इस पे मंगमा ने बोल पड़ी, क्यों रे रंग पे, तुम बहुत ज़रा आज को ये मिजाज में हो क्या, तुम मेरे घर वाले हो कि मेरे हाथ पकड़ रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें बोली, उसको वहाँ से भागी। जब ये बात उसकी बहू को पता चली तो बहू भाई सब डर गई। डरने के बाद से भाई कोई भी बेटा बहू में झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर कहीं भी कोई फंसता है ना, घर वाले ही आगे आते हैं, दुनिया वाले कोई नहीं आता अपना। कहा जाता है, हमारे देहात में कहावत है, हमारे गाँव में या फिर हर जगह गाँव में कहावत है कि हंसुआ जब आना तो कबो भी अपने ओर खींचेला, ठीक बा। तो कितना भी खराब होगा ना तो अपने ओर लेके आएगा। आपके घर वाले आपके कितने भी खराब होंगे, लेकिन जब कुछ होगा ना, कोई आपको मारेगा ना या कुछ कहेगा ना, तो आपके तरफ से ही बोलेंगे, भले आप कितने खराब होंगे उससे मतलब नहीं रहता है ना। चलो, तो ये चीज़ें होती, तो वही चीज़ें हुआ करता था और वही रंगप्पा था। रंगप्पा के बारे में आप जान गए, अब तो भूलोगे नहीं, मुझे पता हो गया। आप भूलोगे कैसे आप लोग। चलो, कहा कि दही वाली मंगमा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपना। अब देखो इसमें झगड़ा हो गया था दोनों के बीच में। अब झगड़ा जब हुआ तो मनाना तो है भाई, बहू को पता चला रंगप्पा ऐसा ऐसा कर रहा है। अब जब कर रहा है तो बहू सास को मनाना है, तो मनाने के लिए देखो कौन से तरीका अपनाए। बहू बुद्धिमती थी, बड़ी बड़ी तेज थी बहू, बड़ी और से भी बहुआ बड़ी तेज होती है ना। अब लड़कियां देखो वीडियो देख रही है, अब ये भी कहेगी कि मंटू सर हमें ही कह रहे हैं, क्योंकि ये लोग भी बहू बनने वाले हैं कुछ दिनों के बाद से। भाई साहब देख लो, तुम लोग अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करो बढ़िया से, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे मम्मी के लिए बहू आने वाली है, तो अच्छे से पढ़ाई कर लो। बहू बड़ी तेज होती है आजकल, तो देख भाई पढ़ ले बढ़िया से, अच्छे से पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो इसी तरीके से उसकी बहू जो थी ना, वो बहुत ही बुद्धिमती थी, बड़ी तेज थी। उसने सोच समझ करके बच्चे को दादी के पास भेज दिया, है ना। बच्चा जब दादी के पास साथ बाजार जाने को मचल रहा था, तो बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की, पोता भी समझौता का जरिया बन गया। तो बहू की यही योजना थी। कहने का मतलब यह है, ये देखो बहू बड़ी तेज थी और बहू ने कही कि तुम ऐसा करो बाबू अपने बेटे को कि तुम दादी के पास चले जाओ, दादी तुम्हें मिठाई देगी। अब ये सुन करके भाई, बच्चा तो है भाई मिठाई के लिए है ही, और उसको पता था कि पोते के, भाई देखो कोई भी दादी अपने पोते के लिए बड़ा मानती है, तो उसे भगाएगी नहीं, तो चले गई। फिर जिद करने लगा, बच्चा गया मांगने लगा, फिर उसे बोले कि तुम जाओ। उसने ये बोल दी थी कि तुम वो बोलेंगी जाओ अपने मम्मी के पास मत आना, क्योंकि बोलना कि नहीं मैं यहीं रहूँगा, ठीक है, नहीं तो मैं आ जाओगे मेरे पास तो बहुत मार मारूंगी, ऐसा बोलकर भेज दी। अब जब वो भगाने मंगमा कर रहे थे कि चले जाओ मम्मी के पास, वो आ नहीं रहा था, क्योंकि पता था मम्मी जाएंगे तो मम्मी पीटेगी। अब जिद करने लगा भाई रहने के लिए, कहीं जाने के लिए भी, हर चीज़। तो फिर आकर के बोले देखो सब कोई सपना ही है, पोता भी है, सबको ये छोड़ो, जाने दो, हम लोग में गलती थी, क्या थी,
छोड़ो और आज से मैं दही बेचने का काम कर लेती हूँ और आप आराम करिए, एकदम बढ़िया से खाना वाना खाइए, क्योंकि पता चल गया बहू का पैसा वैसा है अब इसके पास, है ना, मंगमा के पास पैसा वैसा है ना। पैसा पे तो सारे लोग मोह जाते हैं भाई, है ना, हर चीज़ हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आएगा जब आप पढ़ोगे, तो कहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, एक बार कमेंट करोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलो तो आगे बढ़ते हैं, सही बात है। तो कह रहे हैं मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर भी होता है। देखिए उसी चैप्टर से इसलिए क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि इस चैप्टर से ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस बार आने की संभावना है, इसमें से कोई ना कोई एक आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। और तुम्हें पता है हिंदी का इस वर्ष मैं पढ़ाया था ना, तो भाई मेरे कुछ बच्चे कुछ लोग जो थे वो मेरे पे वीडियो ही बना दिए थे कि मंटू सर क्वेश्चन है वायरल कर देते। भाई मेरे क्वेश्चन में वायरल नहीं किया था, अब मेरी मेहनत कहो या मेरी किस्मत कहो या मेरी क्या कहो, पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था मेरे भाई, तो मैं पढ़ा रहा था ऐसे ही शाम के समय में, और मैं पढ़ाया और उसमें क्या हुआ कि कल एग्ज़ाम था, आज मैं पढ़ा रहा था, तो हिंदी पढ़ा रहा था, तो मैंने क्या किया ना कि जितने क्वेश्चन को मैंने बोल दिया कि देखो मेरे भाई मैं इसे क्वेश्चन को आउट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में कल छप जाएगा। जितने क्वेश्चन पे मैंने ये वर्ड बोला, पढ़ा तो रहे हैं लेकिन जितने जितने क्वेश्चन मैंने जो क्वेश्चन में मैंने ये भाषा बोल दिया ना कि लो बेटा मैं वायरल कर रहा हूँ, लो बाबू कल वायरल क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपके एग्जाम में आएगा, ऐसे ही बोला हूँ, एक शॉर्ट वीडियो होगा देख लेना तुम, ये क्वेश्चन मैं वायरल कर रहा हूँ, कल के एग्जाम में आएगा। भाई साहब सारे के सारे क्वेश्चन आ गए। मैंने एक क्वेश्चन में तो इतना तक कह दिया कि लो ये क्वेश्चन आपकी प्रथम पाली में भी आएगा, द्वितीय पाली में भी आएगा। भाई मेरे ये भी बात सही हो गई। अब कोई लोगों ने मेरे को वीडियो बना दिया कि मंटू सर पहले क्वेश्चन वायरल कर देते। भाई मैं क्वेश्चन वायरल नहीं करता हूँ, मैं तुम एक दिन दिखाई दे तुम लोग के पास मेरी कितनी किताबें, भाई मैं बैठता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ, है ना, देखता हूँ, निकालता हूँ, निचोड़ करता हूँ, फिर बताता हूँ कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए। लेकिन उस चीज़ को अगर एक्सेप्ट करोगे तब तो, है ना। देखो सही चीज़ों की परख बड़ी लेट से होती है, बड़ी देर से होती है, सही है मेरे दोस्त। तो सही चीज़ की परख करो, देखो सारी चीज़ें कंप्लीट होती चली जाएगी, दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। मेरे साथ रहो, डेली शाम 7 बजे आओ, सुबह क्लास कर लो, अच्छी बात हो जाएगी, सारी चीज़ें निकल जाएंगी। देखो अगला कह रहा है कि मंगमा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर के विवाद था। मंगमा अपने बेटे और पोते और बहू पर भी अपना हक अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिसमें बहू मानने को तैयार नहीं थी, और वह यही विवाद का कारण था। अब देखो विवाद क्या था, विवाद का मतलब उन सब के बीच में झगड़ा का कारण क्या, झगड़ा का रीजन क्या था। अब देखो झगड़ा का रीजन मेरे दोस्त था ये कि जो बहू है और जो सास है, अब देखो बहू सास में अक्सर झगड़ा होता किस लिए है। देखो मेरे भाई होता क्या है, बहू और सास में झगड़ा होने का कारण ये होता है कि बहू चाहती है कि मेरा पति है, मेरा होना चाहिए, माँ कहती है कि मेरा बेटा है, मेरा होना चाहिए। दोनों का बात सही है भाई मेरे, इसमें किसी का बात गलत नहीं है। ये भी बात सही है कि बहू जो है ना किसी के भरोसे आई है, जैसे सुन लो बाबू तुम लोग, तुम्हारे भरोसे भी कोई आने वाली है, लेकिन पढ़ाई कर लेगा तब आएगी, है ना, नहीं आएगी तो समझ जाओ तुमको। भाई एक बात कहें मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ क्या है कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आज याद आ गया इस बात को सुन करके, और तुम लोग पढ़ लो भाई। हुआ क्या ना कि छोड़ो नहीं कहूँगा मैं, चलो कह दूँ, सुन लो। हुआ क्या ना भाई कि मेरे जहाँ रहता हूँ उसमें वहाँ पे एक जो है ना, एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो वाइफ की तो जॉब है और हस्बैंड की जॉब है नहीं, और तो वो क्या करते हैं भाई, बीवी जो है ना वो ड्यूटी जाती है और पति साहब घर पे रहते हैं, बच्चे का हर चीज़ करते हैं, जो भी होता है ना, समझ रहे हो आप, खाना भी बनाते हैं, हर चीज़ करते। एक दिन मैं देख रहा हूँ भाई सामने, क्या ही कहूँ, मतलब वो कर रहे हैं, ठीक है, सब्जी वगैरह कुछ धो रहे थे, शाम का समय था, मैं मार्केट से आ रहा था जस्ट, तो शाम का समय था, मैंने देखा, अब मुझे बड़ी हंसी आई उस समय कि देखो भाई अगर हस्बैंड सक्सेस ना हो और बीवी सक्सेस मिल जाए तब तो हो गई काम आपकी, है ना। तो देखो यार तुम लोग सक्सेस बनने की कोशिश करो, सक्सेस बन जाओ। और लड़कियों की मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम लोग ऐसे सक्सेस बनो ना कि पीछे करने की हरकत को, देखो लड़का और लड़की में दोनों में कंपटीशन होना चाहिए और हमेशा लड़की आगे होनी चाहिए, लड़कों को हटा दो, ठीक है, भले मैं लड़का हूँ उससे कोई नहीं, लेकिन भाई मेरे कंपटीशन होना चाहिए एकदम तगड़ी वाली। देखो कंपटीशन होता है तो बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, निखर के आता है,
है ना, बहुत अच्छी चीजें निकल के आती है। इसमें दोनों लोग जोर शोर करेंगे। पता है तुम्हें, मैं जब पढ़ाई करता था ना, तो मैं कंपटीशन जब भी क्या करता था, मैं जब भी जिस भी स्कूल और क्लास में गया ना, तो मेरे साथ मेरी लक की बात कहो या मेरी अच्छी बातें कहो, मेरी कंपटीशन किसी लड़की से हो जाया करती थी। क्योंकि उस क्लास में लड़की तेज थी, मैं चला गया। भाई साहब, मैं क्यों कहूँ कि कोई लड़की मेरे से आगे जाए, लड़की कहे कि मेरे से लड़का कोई आगे जाए, ऐसे हुआ करता था। फिर हम लोग जो है ना बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते थे। ठीक है, अब इसका मतलब नहीं झगड़ा और लड़का लड़की नीच ऊंच नहीं, ऐसा नहीं कि लड़की को नीच समझते हैं लड़का को ऊंच समझते हैं, ऐसा नहीं। मैं तो अभी कहा भाई, दोनों में कंपटीशन बस होनी चाहिए पढ़ाई को लेकर के, ताकि वो आगे हो सके। या फिर दो लड़कियां हैं उसमें भी कंपटीशन हो कि वो लड़की क्यों आगे जाएगी, मैं ही जाऊंगी। लड़का में होना चाहिए ये लड़का क्यों जा रहा है तो मैं ही जाऊं, ऐसा कंपटीशन होना चाहिए। देखो मैं बिहार बोर्ड में कह रहा हूं कि भाई मेरे आपके एग्जाम है, तो ऐसा सोचो कि दूसरा क्यों टॉपर बनेगा, मैं टॉपर बनूंगा यार। मेरे में क्या कमी, मेरे में हाथ पैर है सब कुछ, मुझे मंटू सर ही पढ़ा रहा है, मंटू सर के बच्चे टॉपर बन जाएंगे, तो मैं क्यों पीछे हटूंगा। सारी चीज़ें है, किताब भी, हर चीज़ है, समय भी उतने ही है, समय भी ऐसा नहीं कि मेरे पास कम है, तो क्यों, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। सही बात है कि नहीं बात है ना। फिलहाल की बकवास बहुत ज़्यादा हो गई है ना। चलो, तो ये बहू और सास, बहू कहती है भाई मेरे कि मेरा पति है, मेरा हक होना चाहिए। सही बात है कि भाई उसकी पति है, क्योंकि वो उसी के भरोसे आई हुई है, तो हक तो होना चाहिए। बात राइट है भाई, लड़कियों की बात सही होती है कि हाँ पति है उसका, तो बात सही है। बहू है, सॉरी सास है, तो सास के भी हक होना चाहिए। भाई मेरा बेटा है, मैंने इसे जन्म दिया है, मैंने अपने गोदों में रखा है, 9 महीने पेट में रखा है, तो भाई साहब इसका हक, इस पे मेरा हक होना चाहिए। अब दोनों में होड़ मची हुई है, वो कहती है मैं लूंगी, दोनों में दोनों, और इसी बात को लेकर विवाद होता है। अंतिम में भाई होता क्या, अंतिम में दोनों को या तो समझना पड़ता है, नहीं तो वो चीज़ चलती रहती है। फिर सास और बहू में से कोई एक, जब भगवान कहते हैं कि अब मेरे पास आ जाओ, ठीक है, अब झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, तब जाकर के वो चीज़ें समाप्त होती है। फिर यादें आती है कि यार थी तो बड़ी अच्छा था, है ना। अब चलो, बहुत चीज़ें हो गई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। बहुत सुंदर से क्वेश्चन है। लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति के प्रस्तुत करें, चरित्र चित्रण करें। देखो मेरे भाई, लक्ष्मी के बारे में यदि हम बात करते हैं, लक्ष्मी तो ढाते विश्वास कहानी की कहानी है, ठीक है। तो लक्ष्मी जो है क्या है, वो ध्यान से सुनो। लक्ष्मी जो है ना बहुत दिनहीन महिला है ना, एक दिनहीन महिला है, जिसके पति कलकत्ता में रहकर नौकरी क्या करते हैं। अब दिनहीन का मतलब क्या, कैसे समझ सकते हो। वैसे दिनहीन के मतलब है कि कुछ लोग ऐसा नहीं होते यार कि जहाँ जाओ जहाँ उनके साथ समस्याएं होती है, वैसे थी हमारी लक्ष्मी। हमारी लक्ष्मी नहीं, मतलब लक्ष्मी, अब लक्ष्मी विष्णु भगवान की नहीं, लक्ष्मी लक्ष्मण की। अब एक बार ऐसे ही बात है यार, मैं पढ़ा रहा था, क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में ये लक्ष्मी के पति का क्या नाम है, तो मैंने कह दिया लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है। बच्चा कह रहा भाई सब गलती पढ़ा रहा है। मैंने कहा हाँ कैसे गलती पढ़ा दिया। उसने कहा मैं क्या सही आंसर बता दो। उसने कहा कि सर विष्णु जी होगा। हमने कहा हो भाई साहब, इतने तेज तो मैं समझा नहीं था कि आप लोग हैं, है ना। मैंने कहा भाई प्रभु यहाँ पे भगवान की बातें नहीं हो रही, भगवान तो भगवान ही है, और उस लक्ष्मी की बात नहीं हो रही है जो हम सब किसी को चाहिए, है ना। वो लक्ष्मी तो आनी चाहिए, उनको तो बुलाना चाहते हैं हम कि आ जाओ जल्दी से आ जाओ, है ना। चलो आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हो कि लक्ष्मी आनी चाहिए, है ना। चलो, तो ये कहानी की बात है कि लक्ष्मी जो है एक दिनहीन महिला थी, ठीक है, जिसके पति जो है कलकत्ता में रहा करते थे। क्वेश्चन आता है, ठीक है मेरे भाई, कलकत्ता में रह करके क्या करते थे, नौकरी क्या करते थे। लेकिन जब वो पैसा भेजते थे उससे उसका भरण पोषण नहीं होता था, ठीक है। तो उससे बच्चा के साथ लक्ष्मी का भरण पोषण नहीं संभव था। उसके पास मात्र 1 बीघा भूखंड था, यानी कि जमीन था। अब देखो लक्ष्मी के पास जमीन था 1 बीघा, पति जो भेजते उससे भरण पोषण नहीं होता था, तो उनके ही गांव के तहसीलदार साहब थे, उनके यहाँ लक्ष्मी जो है नौकरी किया करती थी। प्रकृति के प्रकोप के कारण उसमें हल चलवाने से पैसा बेकार हो जाते थे। जब भी उसमें वो कुछ लगाना चाहते थे 1 बीघे खेती में, प्रकृति कैसी है, बाढ़ वगैरह आ जाती थी, जैसे आ रहा है वैसे खत्म हो जावा करता था, ठीक है मेरे भाई। उसमें हल चलाने को बेकार होते थे। और सब तहसीलदार साहब के यहाँ था, वो कामकाज करके आपका जीविका चलाती थी। उसका बड़ा बच्चा अच्युत था, उसके बड़े बेटा का नाम क्या था, अच्युत था। यह क्वेश्चन आएगा। 2 बेटियां तथा एक नन्हा मुन्हा और अपने स्वयं का भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी, अतः उसका पारिवारिक स्थिति काफी ज्यादा दयनीय थी। अब लक्ष्मी है, एक औरत है, घर में कितनी भरण पोषण करेगी भाई मेरे, दिक्कत तो होगा, है ना। वही चीजें था, तो लिखना जरूर। बड़ी प्यारा प्यारा क्वेश्चन मेरे भाई, और इसको सेव कर लो। अगर आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आया ना मेरे भाई, कहना तुम कि नहीं आया सर, जरूर क्वेश्चन आएगा 100%, मेरी गारंटी है। कह रहे कि माँ मंगू
मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भेजना, क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छपेगा आपके एग्जाम में। देखो मेरे भाई, माँ समझती थी कि मैं माँ होकर के यदि सेवा नहीं कर सकती थी तो अस्पताल वालों को क्या पढ़िए। देखो किसी की भी माँ माँ होती है, और माँ क्यों जब ये कहा जाता था कि मंगू जो, तो देखो मंगू किस लिए नहीं करती, क्योंकि मंगू पागल थी जन्म से। उसको कहाँ पेशाब करना है, कहाँ खाना खाना है, कहाँ सोना है, पेशाब करके उसी पे सो जाती थी, है ना। देखते हो पागल जो हो जाते हैं या होते हैं तो उनकी कोई मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है, तो भाई साहब कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें थी, तो जब ऐसे चीज़ें थी तो भाई साहब माँ डरा जाती थी, यार मैं माँ हूँ, यदि मैं इसकी सेवा नहीं कर सकती हूँ तो कैसे सब लोग कह देते हो कि इसे अस्पताल में भर्ती कर दो, छोड़ दो वहीं पे, तुम निश्चिंत रहोगे। नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। भाई मेरी बेटी, मैं इसे प्यार करूंगी, मैं इसे रखूंगी, मैं इसे खाना खिलाऊंगी, सब चीज़ करूंगी। ऐसा क्या करती थी वो, हमेशा कहती थी कि अपंग जानवरों की गौशाला में भर्ती कर अपने जैसा ही यह कहा जाएगा कि भाई साहब अपंग जानवर जो है ना उसे गौशाला में भर्ती कर दो, जैसे है तैसे है वैसे ही छोड़ दो, इस तरीके को कहा जाएगा। ये एग्जाम्पल दिया करते थी। उसे कौन खिलाएगा, ये बात क्या करती थी। कौन टट्टी पेशाब कराएगा, उसे गीला बिछाना कर देने पर बदलेगा कौन उसके साथ सुलाएगा। इस बात को सोचती हुई वो अपने शरीर से उत्पन्न पुत्री को अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि मेरी बेटी है, ये नहीं जाएगी, बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी परेशानी होगी। तो मेरे दोस्त, ये हिंदी की भी क्वेश्चन कैसा लगा आप सभी को? मजा आ रहा है? एक बार मुझे बताओ मेरे वो दोस्त, मजा आ रहा है? यदि मजा आ रहा है तो एक बार लाइक और शेयर होना चाहिए। सुबह 6 बजे की क्लास के लिए बता दो कि सर सुबह 6 बजे हल्का मजा दीजिए एकदम। सुबह शाम 7 बजे भाई मेरे, शाम 7 बजे तो एकदम ऑलरेडी तैयार रहो। शाम 7 बजे मेरे भाई जी जान लगा दो। शाम 7 बजे की जो क्लास है ना, मैथ्स तगड़ी क्लास है भाई, जरूर आओ, मजा आएगा एकदम सुंदर सा, खूबसूरत सा, प्यारा सा, लॉलीपॉप तरीके से। ठीक है मेरे दोस्त? यस गुरुदेव। चलो अब बारी है मेरे दोस्त किसकी? अब बारी है किसकी? भाई साहब हम लोगों ने 20 क्वेश्चन पढ़ लिया, अब बारी है किसकी मेरे भाई? अब बारी है हम लोग को गणित की। साथियों अब हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे बहुत प्यार से, ठीक है? चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो पेन पेपर ले लो, एक बार शेयर भी कर दो, दबा दो, शेयर पे दबा दो। शाम 7 बजे सारे बच्चे जुड़ना। चलो कह रहा कि अभाज्य गुणखंड 24 और 36 का मसा तथा लसा ज्ञात करें अभाज्य गुणखंड विधि द्वारा। अब देखो अभाज्य गुणखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करोगे मेरे भाई? देखो सबसे पहले तो आप लोग ब्लैक पेन लेना और यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा वर्ड लिख देना। क्या लिखोगे मेरे भाई? हल लिखोगे, ठीक है? हल लिखने के बाद से जो चीज़ दिया गया उसे लिखना। इसे लिखना ब्लू पेन से, भले मैं लिख रहा हूँ ऐसे, दिया है कि, देखो इसको लिखने का सिस्टमैटिक तरीका होता है, ठीक है? दिया है कि 24 और 36 और 36, ठीक है? 24 और 36 दो अंक दिया। सबसे पहले गुणखंड विधि द्वारा, तो सबसे पहले 24 यहाँ लिखो, ठीक है? और यहाँ लिख दो 36, ठीक है? चलो अब इसके गुणनखंड कर लो मेरे दोस्त। तो क्या करोगे? सबसे पहले अगर नहीं पता है तो आप 24 लिख लेना साइड में, रफ कार्य में। रफ कार्य कहाँ किया जाता है? पेज के सबसे लास्ट में करना, एग्जाम हॉल में, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? याद करना, उसे कार्ड जरूर देना अंतिम में। मैं बताऊंगा भाई कॉपी कैसे लिखनी है, क्या करनी है, कब क्या किया जाता है, सारी चीजें बताएंगे मेरे भाई, आप परेशान मत होना। यानी कि आप क्या कर सकते हो, 24 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर आप कर सकते हो उसका 2 का घात 3 गुणे 3, ठीक है? इसी ऐसे ही जरूर लिखना। उसके बाद 36 है। अब 36 को मेरे भाई जरूर करना है ऐसे। 36 को करोगे 2 से करोगे 18 दूनी 36, 2 से करोगे 9 दूनी 18, 3 से करोगे 3 3 9, फिर 3 से करोगे 3 एकम 3। सही बात है। चलो मेरे भाई अब क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे 2 गुने, यहाँ पे करोगे मेरे भाई 3, ठीक है? फिर करोगे यहाँ पे 3, या फिर आप इसे लिख सकते हो 2 का घात 2 गुने 3 के घात 3, 2 कर सकते हो। सही बात है, इतना में कोई समस्या नहीं है भाई। मेरे एक्सरसाइज के जो चैप्टर्स बाकी है वो चीज़ें मैं समाप्त करने वाला हूँ, आप लोग कमर कस लो सुबह 6 बजे की। सही बात है भाई। अब कह रहा है किसका? मौसा और लसा। अब देखो मौसा और लसा कौन होता है, एक बार मेरे बताओ। सबसे पहले मैं यदि बात करूँ कि एलसीएम क्या होती है, ठीक है? ठीक है, सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं मेरे भाई। एचसीएफ क्या होता है? देखो एचसीएफ वो होता है सबसे न्यूनतम घात हो, सबसे कम वाला पावर कौन सी है। तो इसमें आप देखोगे दोनों में क्या है, इसमें 2, तो 2 का घात 2, ठीक है? इंटू 3 का न्यूनतम घात क्या है? तो ओनली 3 है, ये हो जाएगा 3। तो इसको करो गुणा फटाफट से, 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी कि इसका आंसर जो है ना मेरे भाई वो 12 आ जाएगा आपका एचसीएफ, ठीक है?
अब उसके बाद से मैं ज्ञात करता हूँ एलसीएम, और एलसीएम क्या होता है, सबसे अधिकतम घात। देखो सबसे अधिकतम घात क्या है, इसमें 2 का घात 3 है तो 3 लिख लो। और उसके बाद से सबसे न्यूनतम घात क्या है, इसमें क्या है मेरे भाई, सबसे न्यूनतम घात 3 का घात 3 है, तो 3 का घात 3 का घात 2 है। अब बताओ मेरे को, 3 3 9 3, 2 3 4 2 8, 8 में काट करना है 3 से, फिर 3 से, ठीक है। तो 3 3 का 9, यानी कि 8 3 का 24, 24 तिहाई 24 तिहाई 24 तिहाई 4 तिहाई 12 का 2, 3 6 1 7, 72। ये आपका हो जाएगा मेरे भाई 72 आंसर आ जाएगा। अब मेरे को बताओ किसका किसका जो है ना इसका इतना आंसर आया है, तो जाकर के इस तरीके से बनाओगे मेरे भाई तो आपका 2 नंबर आ जाएगा। लेकिन अंत में ज़रूर लिखना, अतः 24 और 36 का HCF बराबर 12, LCM इसके नीचे बराबर लिखना 72, ठीक है। और यहाँ पे आंसर लिखने की जगह पे आप क्या करना मेरे भाई, क्या करना, आप लोग यहाँ आंसर लिखना ऐसे, और अंडरलाइन वगैरह करते रहे, इसे ब्रैकेट से बंद कर देना। बोलो मेरे भाई यहाँ तक सही आया है, सबका जवाब आया है, कोई परेशानी नहीं। तो नहीं परेशानी है मेरे भाई, तो आगे बढ़ते दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है यार, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है। सुंदर सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरण 2x² - 3x - 5 की मूल ज्ञात करिए। अब देखो यार, मूल ज्ञात करने का मतलब क्या, देखो मूल होता क्या है, मूल का मतलब हो गया x। तो सबसे पहले एक प्यारा सा वर्ड लिख लो भाई साहब मेरे को यहाँ पे, हल। अब देखो इसमें ट्रिक नहीं अपनाना है, जो ट्रिक केवल ऑब्जेक्टिव में अपनाना होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें सबसे लिखना कि दिया है, ठीक है मेरे भाई, दिया है। अब बताओ दिया है कि क्या दिया है, दिया है 2x² माइनस का 3x माइनस का 5 बराबर का 0। अब सबसे पहले मूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हो, सबसे पहले क्या करते हो, पहले वाले को तीसरे वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 5 दूनी 10, यानी कि 10 हो जाएगा, 10x² हो जाएगा। 10x² को 2 अच्छे बराबर भागों में बांटना है, ताकि जोड़े घटाए तो 3 आ जाए, -3 आ जाए, और गुणा करे तो माइनस का 10 आ जाए। आप कहोगे कि मंटू सर यदि 5x और प्लस का 2x कर देंगे तो 5 दूनी 10 भी हो जाएगा, और 5 में से 2 घट जाएगा, 3 भी आ जाएगा। तो मेरे भाई फटाफट से कर दो, 2x² माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 5 = 0। सही बात है मेरे भाई, यस सही बात है, चलो सही बात है। फिर अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें से कॉमन करेंगे, क्या कॉमन होगा मेरे भाई, x कॉमन होगा, x कॉमन होंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x बचेगा। तो 2x माइनस का 5 और यहाँ पे +1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस का 5 = क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। सही बात है, यस सर 0 हो जाएगा। अब देखो जब x + 1 लेंगे पहला, और दूसरा लेंगे 2x माइनस का 5 बराबर का 0, जब मेरे दोस्त x + 1 बराबर का 0 होगा तो x बराबर -1 होगा, यह आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक शून्य किए, जब मेरे दोस्त क्या होगा 2x माइनस का 5 बराबर का 0 होगा तो 2x बराबर का 5 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 5/2। ये दो आपका शून्यक निकल के आएंगे। लेकिन इसको लिखने के लिए प्रोसेस क्या है, अंतिम में लिखना जरूर। देखो इससे मार्क्स मिलेंगे आपको पूरी तगड़ी वाली, कहीं भी अंक नहीं कटेगा। लेकिन अतः समीकरण, कौन से समीकरण था मेरे भाई, 2x² माइनस का 3x माइनस का 5 बराबर 0 का मूल x बराबर क्या लिखोगे मेरे भाई, एक बार -1 कमा एक 5/2, और इस तरीके से मेरे भाई आंसर आप लोग लिख करके आ जाना। बोलो यहाँ तक समस्या कोई है, नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई तीसरे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। भाई मेरे बने रहोगे तो बड़ी मजा आएगी मेरे को, ठीक है। चलो अगला कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कर दिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। यानी कि यदि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया गया हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, आइए सीखते हैं। नहीं पता है मेरे दोस्त तो मैं बताता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे लिखना मेरे भाई हल। हल लिखने के बाद से क्या लिखोगे मेरे भाई, सबसे पहले दिया है कि, ये जरूर लिखना ताकि आपको सिस्टमैटिक तरीके से दिखे। दिया है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। देखो पेपर में आपको जो है ना बहुत ही सुंदर से सजाना होगा। शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है 0 तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों
का गुणनफल। मेरे भाई शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, -4 है। इसको लिख लेंगे। चूंकि पूछा क्या है प्रश्न से कह रहा है कि द्विघात जो है ना, प्रश्न से द्विघात बहुपद। अब देखो जितनी भी वर्ड मैं लिख रहा हूं उसे जरूर लिखना। तो द्विघात वर्ड बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस का x इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। अब चलो इसमें बैठाते हैं, फटाफट से बैठाओ मेरे साथ। अब देखो मेरे भाई, x² की जगह तो x² रहने देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं कर दूंगा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह -4 है, -4 कर देंगे। अब देखो आगे इसको, ये तीर का संबंध जरूर देना जब अगले स्टेप में बढ़ना। तो x² तो x², 0 में x से गुणा करेंगे 0 खत्म हो जाएगा, और प्लस में माइनस से करेंगे -5 बराबर हो जाएगा 0। तो ये आपका जो है ना बहुपद निकल करके चला आएगा। तो नीचे आप क्या लिखोगे मेरे भाई, आप लिखना अतः इतना का शून्य का गुणनफल का दिया है तो इसका बहुपद ये निकल करके आएगा। मेरे भाई ये बताओ सही हुआ? यस मेरे भाई। अब बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन यदि है तो यहाँ पे चौथा नंबर है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का विवेचक क्या ज्ञात करो। अब देखो इस तरीके की यदि क्वेश्चन आ जाए तो कहोगे भाई साहब इसमें कैसे बनाएंगे, मैं विवेचक में तो फॉर्मूला ही याद है ना। लेकिन इसमें यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे बी होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजिंग किया है, इसलिए मैं दिया हूँ जहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो, जहाँ आपसे बोर्ड जो है ना घुमा सकता है क्वेश्चन, मैं वही लेके आता हूँ। सही है, एक बार लाइक करना मेरे दोस्त, नीचे कमेंट करना क्लास कैसी लग रही है, मुझे पता चले। शाम 7 बजे जरूर जुड़ा करो मेरे भाई, ठीक है। चलो सबसे पहले मेरे भाई करोगे क्या, सबसे पहले लिखोगे दिया है कि समीकरण bx² प्लस ax प्लस का c = 0। अब देखो सबसे पहले क्या करो, इसमें मानो a और b का निकालो। a बराबर क्या हो जाएगा इसमें b, a के स्थान पे a बराबर b के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे a, और c बराबर यहाँ पे c दिया गया, इस तरीके से हो जाएगा। अब लिखना, चूंकि हम जानते हैं, क्या लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं कि मेरे भाई हम क्या जानते हैं, हम तो यही जानते हैं ना कि b² माइनस का 4ac होता है। हम जानते हैं कि d बराबर जो होता है b² माइनस का 4ac होता है मेरे भाई b²। तो b के जगह यदि आप देखोगे तो a है, यानी हो जाएगा a², यानी कि d बराबर हो जाएगा, इसलिए लिखना, इसलिए d बराबर a² माइनस का 4 गुणे a का स्थान पे क्या है b इंटू c के स्थान पे c। तो d बराबर जो हो जाएगा वो a² माइनस का 4bc हो जाएगा। इतना बताओ मेरे दोस्त किसका आया है, किसका आया है मेरे दोस्त, एक बार हाथ खड़ा करो मेरे दोस्त। लास्ट क्वेश्चन आज का, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, क्लास कैसा लगा एक बार बताना, शेयर भी करना। कह रहा है कि दिखा दीजिए, यानी कि सिद्ध कर दीजिए। कह रहा है कि यदि x बराबर -3 है तो इतना का हल क्या होगा, एक हल क्या होगा ये बता दूं। देखो मेरा भाई सबसे पहले तो यहाँ पे हल लिखो, हल लिखने के बाद से मेरे भाई यहाँ पे फटाफट से लिखना कि दिया है कि, क्या लिखोगे, दिया है कि, ये जरूर वर्ड लिखो, ठीक है। दिया है कि x बराबर -3, ठीक है, तथा समीकरण, मेरे दोस्त समीकरण क्या दिया है, समीकरण दिया है 2x² प्लस का 5x माइनस का 3 बराबर का 0। अब देखो मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पे करना क्या, आपको क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो समीकरण दिया है, क्या समीकरण है, 2x² प्लस का 5x माइनस का 3 = 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर -3 रखने पर, ठीक है, रखने पर जब रखोगे मेरे भाई तो क्या होगा मुझे बताओ। कह रहा है कि 2x के जगह -3² प्लस का 5 इंटू एक्स के जगह -3 है, -5 -3 बराबर मेरे भाई 0 हो गया, ये ठीक है। चलो यहाँ पे 2 to 2 और 3 का स्क्वायर 3 3 9, यानी कि 2 गुणे हो जाएगा यहाँ पे 9, 5 हो जाएगा इतना 15, और -3 है तो -3 रहने दो, सही है, बराबर का हो गया 0। अब देखो ये हो जाएगा 9 दूनी 18
-15 और -3 कितना हो जाएगा, -15 -3 15 कितना हो जाएगा 18 बराबर हो गया ये 0। अब बताओ तो ये कट के कितना आ गया, ये हो गया हम लोग का 0। और यही चीज़ें तो बता रहा था मेरे भाई। तो ये आपको इस तरीके से आपको क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। और यहाँ पे आंसर ना लिख करके साबित लिखना कि साबित हुआ यानी कि प्रूव्ड हुआ। अब मेरे बच्चों बताओ कितना अच्छा लगा आज की क्लास, मुझे बताओ कितना अच्छा लगा आज की क्लास। यदि अच्छा लगा है एक बार शेयर करना। इसकी भी पीडीएफ जो है मेरे दोस्त मेरे साथी आपको मिल जाएगा, आप परेशान मत होना, शेयर करना, डेली क्लास में जुड़ना। शाम को 6 बजे से क्लास आपकी क्रैश कोर्स का स्टार्ट हो जा रही है, अंतिम मौका आपको दिया जा रहा है मेरे भाई। तो आप लोग जरूर जुड़ा करो मेरे भाई, जरूर जुड़ा करो। शाम के 7 बजे तो तहलका मचा दो, ठीक है। तो मैं मिल रहा हूँ आपसे अगली वाली क्लास में शाम को, आप लोग जरूर जुड़ना। क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों साथियों में शेयर करिएगा। ओके साथियों, लव यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए।